Okay, now we are starting today. Our topic is payment performance of debtors and cash flow. Means credit limit, outstanding, interest calculation of debtors, and indication of outstanding number of bills while making a new invoices for debtors. So here we'll start. Now, first year in accounting vouchers. Now, first of all, just check here. There is one debtors. So three things are here. First is default credit period. It means whenever while making invoices, 45 days limit will come and you can change it also. मतलब किसी बिल में मैं चाहता हूँ कि 30 दिन की उधारी दूं या 40 दिन की उधारी दूं या 10 दिन की उधारी दूं, मेरे पे है. एग्जाम्पल हिंदुस्तान लीवर से मटेरियल लेता हूँ, मुझे 7 दिन की उधारी देता है और कोई लोकल कस्टमर 45 दिन की देता है. तो एक कस्टमर को जब मैं हिंदुस्तान लीवर का मटेरियल सेल कर रहा हूँ, मैं 45 डेज की लिमिट सेट 3 डेज की लिमिट सेट कर सकता हूँ, लोकल के लिए 45 डेज. चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री. इसका ये मतलब है जब भी इस कस्टमर का बिल बनेगा तो मुझे एक इंडिकेशन मिलेगा कि क्या इसकी क्रेडिट लिमिट को सेट करना है. थर्ड है स्पेसिफाई लिमिट. मतलब 90,000 के ऊपर जब भी इसका इनवॉइसिंग होगा तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल जाएगा कि इसकी लिमिट एक्सीड हो रही है और हमको उसको लिमिट को स्टॉप करना होगा. नाउ हम इसको चेक करते हैं. कस्टमर नेम इज इंदौर कमर्शियल. हम इंदौर कमर्शियल का जैसे इनवॉइस बना रहे हैं, देखिए मैसेज आया कि इसके एक बिल पेंडिंग है. जितने भी नंबर ऑफ बिल्स पेंडिंग है यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि वहां हमने करा था चेक फॉर क्रेडिट डेज, क्रेडिट बिल्स. नेक्स्ट आते हैं. यहाँ पे आ गया कि इसकी 6,000 के बैलेंस है और 90,000 का लिमिट है. मतलब 90,000 से एक्सीड नहीं करने देगा. आप इसका बनेगा इनवॉइस बनाते हैं 10 पीस. तो 89,000 और 6,000 पहले के, तो 90,000 से एक्सीड हो जाएगी इसकी बैलेंस. तो देखिए मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ गया, क्रेडिट लिमिट ऑफ इंदौर कमर्शियल इज 90,000. इसके ऊपर मुझे बिल नहीं बनाने देगा बिकॉज करंट लिमिट एक्सीड हो रही है. तो ये तीन चीजें हुई. हम रिपीट करते हैं. सबसे पहले नंबर ऑफ डेज 45 डेज ये देखना रह गया है. एक मिनट. यहाँ पे देखिए जब भी इनवॉइस बनाया अपन ने तो टैली में ऑप्शन है कि क्रेडिट डेज को आप ऑल्टर करें. तो F12 करो डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन. यहाँ लिखा हुआ देखिए डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन. ये यस है, इसको नो करता है. इसका नो का मतलब होता है कि इस बिल का नंबर 24 है. तो जब भी इनवॉइस बनेगा तो रेफरेंस नंबर 24 आ जाएगा. आई कैन चेक ऑल्सो. यहाँ पे आ गया. अब मुझे चेंज करना है तो चेंज कर लूँ. 45 डेज की उधारी है, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ. करेक्ट. तो तीन चीजें हो गई यहाँ पे. क्रेडिट लिमिट एक्सिट, इंडिकेशन नंबर ऑफ बिल्स पेंडिंग और बिल टू बिल रेफरेंस में 45 डेज आ गए. चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इसकी आउटस्टैंडिंग देखते हैं. डिस्प्ले स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग लेजर और मेरा कस्टमर सेलेक्ट करा मैंने. मैं यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, कब से कब तक का. तो इसका एक बिल पेंडिंग है. ऐसे एक कस्टमर है, इसके दो बिल पेंडिंग है. अब देखिए यहाँ पे ये बिल बना था 1 अप्रैल और 1 मई को और मान लीजिए आज है 31 मई. एनीवे तो यहाँ पे 1 जनवरी तक. तो देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक 268 दिन हो रहे हैं. 1 मई से 30 दिन कम हो गए तो 238 दिन हो रहे हैं. अब मुझे यहाँ पे देखना है बिल ड्यू कब हो रहा था. ये बिल ड्यू हो रहा है 8 अप्रैल को और ये बिल ड्यू हो रहा है 8 मई को. तो यहाँ पे जब कॉन्फ़िगर करेंगे, एजिंग का ऑप्शन है. तो एजिंग में आपको किस कंसीडर करना है, बाय बिल डेट और बाय ड्यू डेट. बिल एजिंग का मतलब है मुझे पैसा 45 डेज 90 डेज ऐसा स्लैब चाहिए तो मैं बिल डेट लेता हूँ. 60 डेज 120 डेज 240 डेज. तो देखिए ये पैसा मेरा 240 दिन से ज्यादा हो गया है एज पर बिल डेट, क्योंकि नंबर ऑफ डेज 230 से ज्यादा थे. मान लीजिए आज इसी स्टेटमेंट को मैं फिर से एजिंग करता हूं.
मैंने एज पर ड्यू डेट लिखा तो 30 दिन का फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारे बिल में 30 दिन की उधारी डेट बाकी थी। ये 8 मई का बिल है, 1 मई को ड्यू है, लेकिन 8 मई, तो 7 दिन का फर्क पड़ जाएगा। फिर इधर आ गया, क्योंकि 2 मंथ से 240 डेज के बीच आ गया, क्योंकि ये इसने जो एजिंग का स्लैब बनाया है वो ड्यू डेट की जगह ड्यू डेट से बनाया। पहले हमने देखा था बिल डेट। सो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। थर्ड होता है टैली में पोस्ट डेट चेक। पोस्ट डेट का मतलब है कि अभी मान लीजिए आज है 10 अप्रैल, मैंने कोई इनवॉइस बनाया, 15 दिन का उधारी दिया, तो वो 25 अप्रैल को ड्यू हो रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि 10 अप्रैल को बिल बनाया, 15 डेज की उधारी। अब 27 तारीख को हम उधारी की लिस्ट निकाल रहे हैं और किसी कस्टमर ने मुझे पोस्ट डेट चेक दे रखा है, वो चेक 30 अप्रैल का है। तो अब क्या होगा भाई, जब भी कस्टमर्स को कॉल करूंगा पेमेंट के, तो मुझे पहले उन चेक्स को कवर देखना पड़ेगा बैंक अलमारी में से कि किस किस के चेक्स आ चुके हैं। अगर मैं एंट्री करता हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। टैली में ऐसा नहीं है, टैली में उस चेक को एंट्री करेंगे ऐसे पोस्ट डेटेड, वो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मेरे आउटस्टैंडिंग में उसको वो कवर कर लेगा। अपन करके देखते हैं। इस कस्टमर ने अपने को 4,000 रुपए का एक चेक दे दिया है। टैली वाउचर डेट सिस्टम डेट से नहीं देखता, वो देखता है करंट डेट के आखिरी। मैंने 1 जनवरी का वाउचर डाला है, तो टैली के हिसाब से 1 जनवरी से करंट डेट वाउचर डेट। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पोस्ट डेटेड, मैंने यहाँ पे टिक करा तो यहाँ देखिए पोस्ट डेटेड लिखा आ गया। ये मेरी कंपनी है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे पोस्ट डेट लिखा आ गया। अब डेट 15 जनवरी का चेक है, रिसिप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसने 4,000 रुपए का चेक दिया अपने को। चेक वगैरह सब डाल दिया हमने यहाँ पे। देखिए मुझे आज भी 1 जनवरी दिखा रहा है, क्योंकि वो वाउचर मैंने पोस्ट डेट एंटर करा हुआ है। ये 15 जनवरी को ही बुक्स में आएगा। अब डिस्प्ले स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग लेजर, तो देखिए वो चेक नहीं आया। अब चूंकि इसका पेमेंट तो आ चुका है, लेकिन करंट डेट 1 जनवरी है, तो यहाँ कॉन्फ़िगर करा, एक ऑप्शन है इंक्लूड पोस्ट डेटेड, दिख रहा है यहाँ पे इंक्लूड पोस्ट डेट, मैंने इसको यस कर दिया। तो अब ये पोस्ट डेट का चेक आ गया, मतलब मुझे केवल 5,000 रुपीज की उससे डिमांड करना है। ये आता है इंक्लूडिंग पोस्ट डेट का एडवांटेज। ओके, तो ये पोस्ट डेट क्लियर हो गया हमको, बिल टू बिल आउटस्टैंडिंग क्लियर हो गई। अब बिल टू बिल आउटस्टैंडिंग 3 तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मुझे देखना है कौन कौन से बिल का पेमेंट बाकी है। तो स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब सारे बिल पेंडिंग, आज तक जितने बिल मेरे पेंडिंग है, तो इन सारे बिल्स का मुझे पेमेंट कलेक्ट करना बिल वाइज। हो सकता है यहाँ पे ग्रैंड ऑफ अफ्रीका 3 बार हो तो 3 बार आएगा वो, क्योंकि ये बिल की सीक्वेंस में है। जैसे अपना केबल ऑपरेटर आता है ना, वो एक लिस्ट लेके आता है किस किस के पैसे बाकी हैं। अगर मुझे 2 बार केबल ऑपरेटर को पैसे देना तो मेरा नाम लिस्ट में 2 बार है। सिमिलरली स्कूल में होता है कि जब उधारी आउटस्टैंडिंग किस किस बच्चे की फीस है, तो लेजर ना बनाते एक लिस्ट बना लेते। तो ये है उस तरीके से। अगर मैंने केवल ग्रैंड ऑफ अफ्रीका से बात करी है तो मैं लेजर में चले जाऊंगा, तो एक कस्टमर्स के सारे बिल आ गए। ऐसे ही मुझे एज ए ओनर लिस्ट देखना है तो मैं ग्रुप समरी में चले जाऊंगा। तो मैंने कहा सन्ड्री डेटर्स, तो मेरे को सारे के सारे डेटर्स की लिस्ट आ गई मेरे, और यहाँ पे मैं एजिंग कर सकता हूँ 15 डेज 20 डेज 30 डेज जैसा मुझे चाहिए, जो हमने पहले पढ़ा बिल डेट या ड्यू डेट। तो मेरे यहाँ पे बिल टू बिल लिस्ट आ गई। अब पेमेंट कलेक्शन में भी नॉर्मली सब लोग जानते हैं, फिर भी हम यहाँ एक बार देखते हैं कि रिसीप्ट में हम लोग चाहे तो बिल टू बिल सेटल यहाँ से भी कर सकते हैं कि इस कस्टमर ने 2 चेक्स दिए, तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज ना करें। मैं ऐसा सिलेक्ट करा स्पेस बार से, हाईलाइट हो गया, देखिए ऊपर टोटल लग गया 32,000 का। एक और बार सिलेक्ट करा, एक और, तो मान लीजिए इस कस्टमर से मुझे 32,333,285 का चेक आया है। तो अभी आप क्या करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं, फिर एक अपना लॉजिक लगाते हैं कि किन 3 बिल को जोड़ूंगा तो इतना फिगर होता है। फिर आप बाहर आते हैं, वाउचर एंट्री में जाते हैं, तो देखिए मुझे सब पता है चेक किससे है, ग्रैंड ऑफ अफ्रीका से, कितने रुपए हैं 33,285, कौन कौन से बिल को सेटल करना, तो इन 3 बिल को। कुछ भी ना करें, 3 को सिलेक्ट करके बिल सेटल में चले जाएं। सेटलमेंट नॉर्मली रिसिप्ट से होता है, कभी कभार जेबी से या क्रेडिट नोट से होता है, सेल्स रिटर्न वगैरह है। हमने रिसिप्ट कौन सी डेट को चेक आ रहा है, कौन सी बैंक में आप चेक डालेंगे, नरेशन लिखिए, तो देखिए मेरा वाउचर अपने आप ही क्रिएट हो गया। अदरवाइज आप इसको कैसे करते, 33,285 याद रखें, तो आप क्या करते, नॉर्मल तरीके में बाहर आते, गेटवे ऑफ टैली पे, वाउचर एंट्री, रिसिप्ट, ग्रैंड ऑफ इंदौर 33,285,
अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। तो ये सारा काम मुझे नहीं करना था, तो मैंने एक ही बार में फिर से करें। कैसे करें? वापस गए डिस्प्ले, स्टेटमेंट, आउटसाइड। देखिए टैली में इसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। इट इज जस्ट लाइक कीला के एक एक कदम अंदर जा रहे हैं, एक एक कदम बाहर आ रहे हैं। तो मैं आउटसाइडिंग, तो पूरा मेन्यू दिखता है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, यहाँ से बाहर आने के लिए आप 4 बार एस्केप करते हैं, कुछ मत करें। देखिए गेटवे ऑफ टैली पे क्लिक करें, टैली बाहर आ जाएगा। फाइन। डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर, मुझे यहाँ से बाहर आना है, गेटवे पे क्लिक कर दीजिए। बहुत सारे शॉर्टकट हम डायरेक्ट यहाँ भी देख सकते हैं। नॉर्मली आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने टिक करा, मैं यहाँ लिखता हूँ महेश मेहता, तो डायरेक्ट महेश मेहता का लेजर बैलेंस दिखा देगा। उसको ये भी नहीं दिखना पड़ा कि लेजर ऑफ महेश मेहता, क्योंकि मान के चल रहा है पूरे टाइम में महेश मेहता नाम का लेजर ही है। मैं यहाँ पे स्टॉक देखता हूँ तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखा देगा। मैं यहाँ पे बैंक लिखता हूँ तो बैंक का ग्रुप बैलेंस दिखा देगा। मैं प्रॉफिट लिखता हूँ, दीज आर द डायरेक्ट कमांड्स। सॉरी, ये प्रॉफिट आ गया। ओके, हम वापस उधारी की उस पर आ जाते हैं। एंट्री कैसे करती है? डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, लेजर, कंपनी सेलेक्ट किया, यहाँ पे स्पेस बार से सेलेक्ट किया, यहाँ पे बिल सेटल, रिसिप्ट, डेट, कौन सी बैंक में चेक लिखना है या, और यहाँ पे एंटर करके आप यस कर लीजिए। ओके, सो आउटस्टैंडिंग का ये ऑप्शन क्लियर हुआ। अब आते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। टैली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी आपको करके दे सकता है। पोस्टिंग अभी नहीं होगी, कैसे हो सकती है हम सेकेंड लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे अकाउंट इन्फो, पहले देखते हैं नॉर्मल लेजर में। लेजर, एक मेरा लोन अकाउंट है HDFC, मैं इसमें गया, यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करा। अब देखिए बैंक पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? रनिंग बैलेंस पे, जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा। जब बाजार में हमने किसी को पैसा दिया या कहीं पे FD कराई, तो हम उसको हर ट्रांजेक्शन का अलग अलग, उसमें रनिंग बैलेंस नहीं होता। मान लीजिए मैंने किसी बैंक में 40,000 का FD कराया, एक 60,000 का FD कराया, एक 10,000 का FD कराया, तो तीनों का इंटरेस्ट अलग अलग रहेगा, चाहे लेजर है, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। यहाँ टैली में ऑप्शन है कैसे कैलकुलेट, इंक्लूड ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, हमने कहा नहीं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज भी हो सकता है कि पहले 12% है 365 दिन का, कब तक? तो 1 अप्रैल से 31/12। ऑल बैलेंस का मतलब ये है कि डेबिट पे कैश करना है, क्रेडिट पे या ऑल पे। एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने बैंक में लिमिट ले रखी है, जब भी बैंक से पैसा विड्रॉ करता हूँ मुझे इंटरेस्ट लगता है। किसी दिन मेरा बैंक में पैसा पड़ा तो मुझे ब्याज नहीं मिलता है, तो ये हुआ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट हुआ फिर 10% चेंज हो गया बाद में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मई तक तो 12% था, बाद में 365, बाद में 10% से चार्ज हुआ, तो 10% का रेट। लेजर का नाम था HDFC लोन अकाउंट, ये हमारी कंपनी कंप्यूटर कंसेप्ट ट्रेनिंग है। डिस्प्ले, स्टेटमेंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, गेटवे से डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट में गए, इंटरेस्ट में गए और लेजर में गए। लेजर में जिस लेजर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस है वही लेजर दिखा रहा है HDFC। तो यहाँ पे देखिए आ गया 1 लाख रुपए का, पहले 2 अप्रैल से इंटरेस्ट 1 दिन का हुआ क्योंकि ओपनिंग बैलेंस था, वहां से लेकर 3 अप्रैल से 31 मई तक 12% रहा, फिर रेट चेंज हो गया, देखिए 12 का 10 हो गया क्योंकि रेट चेंज हो गया यहाँ पे, बाद में 10% से बैलेंस चेंज नहीं हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऐसे आ गई। अब किसी उधारी वाले कस्टमर्स पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इस कस्टमर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कर रखा है। अब यहाँ पे इसके हर बिल का इंटरेस्ट मुझे अलग अलग चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आया कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, मैंने उसको यस कर दिया। ओवरराइड पैरामीटर्स विल सी लेटर ऑन। अब यहाँ पे रेट पूछा तो मैंने कहा 12%, डेबिट क्रेडिट बैलेंस अब जो चाहते हैं। अब यहाँ पे किस पे? ऑलवेज, ऑलवेज में, लेकिन मैंने ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बोला, मतलब 1 अप्रैल का बिल बना, 15 तारीख को ड्यू हो रहा है, 18 तारीख को पैसा आया। रिपीट, 1 अप्रैल को बिल हुआ, 15 तारीख की ड्यू डेट थी 15 दिन की, 18 तारीख को पैसा आया, तो आपको इंटरेस्ट 3 दिन का गिनना है या 18 दिन का? तो यहाँ पे इसका मतलब है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन के इनवॉइस की ड्यू डेट है उसको कैलकुलेट करेगा। अपन देखते हैं इसको, पहले इस कस्टमर का लेजर देखें, अकाउंट बुक, लेजर 18, 2 बिल बने हैं इसके, 1 अप्रैल और 1 मई को। अब चाहे तो यहाँ पे भी ड्यू डेट देख सकते हैं, जैसे नरेशन यस करते हैं ना, कॉन्फ़िगर
यहाँ पे बिल वाइज डिटेल यस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे न्यू रेफरेंस 7 डेज की उधारी पे है ये बिल। तो अगर मैं ड्यू डेट से इंटरेस्ट, तो इसका इंटरेस्ट 8 तारीख से, इसका इंटरेस्ट 8 मई से कैलकुलेट करेगा, और बिल डेट से गिनता हूं तो 1 अप्रैल से। कस्टमर नेम है इंदौर रसायन। डिस्प्ले, ये सारी चीज स्टेटमेंट में आएगी आपको। अकाउंट बुक्स में नॉर्मल बुक्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, इंदौर रसायन। देखिए 1 अप्रैल और 1 मई से इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। डिटेल देखते हैं तो देखा यहाँ पे इंटरेस्ट हुआ 9 मई से चार्ज, क्योंकि मैंने ड्यू डेट से बोला था। ड्यू डेट मतलब 8 दिन का उधारी दिया था, इस पे 9 मई से चेक हुआ, भले बिल बना था 1 अप्रैल और 1 मई को, तो वहां से लेके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक हुआ। फिर वहां पे हमने देखा था ओवरराइड पैरामीटर। ओवरराइड पैरामीटर का ये मतलब है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, लेकिन एक पर्टिकुलर बिल पे मुझे 9% चार्ज करना है। तो यहाँ पे हर बिल में भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल वो ऐसा इसलिए हो कि यहाँ पे हमने ओवरराइड पैरामीटर को यस करा है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस, ओवरराइड पैरामीटर यस। हम एक बिल बना के देखते हैं इसका। सेल्स, ये नंबर ऑफ बिल आ गए कि 2 बिल इसके पेंडिंग है। यहाँ पे लिमिट भी आ गई। ठीक है, रेफरेंस आ गया, डेज आ गए। यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट की रेट भी पूछ रहा है, किस रेट से। ऐसा हर बिल पे इसलिए पूछ रहा है कि हमने ओवरराइड पैरामीटर यस करा है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बिल के लिए मैंने 9% कर दिया। अब इसी को हम फिर से देखते हैं। इस बार हम ओवरराइड पैरामीटर 9 करते हैं। ओके, ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन 9 है। अब इसका बिल बनाते हैं। इंदौर रसायन, रेफरेंस, चलिए तो ये हुआ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब आते हैं रिसीवेबल रेशियो कि कस्टमर कितने दिन में पैसा अपने को देता है। तो यहाँ पे यही कस्टमर को हम फिर से देखते हैं कि 2 बिल बने। एक बिल बना 1 अप्रैल को, एक बिल बना है 1 मई को। अब ये पैसा अपने को 20 अप्रैल को देता है, तो अपने को पता लगना चाहिए कि 20 दिन में ये पैसा देता है। वाउचर एंट्री, डेट 20 अप्रैल, रिसिप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4000 रुपए इस रेफरेंस के सामने। ओके, 20 अप्रैल को पैसे आए। इसका एक बिल अभी भी पेंडिंग है। डिस्प्ले हम देखते हैं फिर से, अकाउंट बुक्स, लेजर, ये बिल बना था 1 तारीख को, पैसा आया था 20 तारीख को। नाउ डिस्प्ले, सॉरी, रेशियो एनालिसिस, रिसीवेबल रेशियो, लेजर वाइज। देखिए 15 डेज में पैसा दे रहा है। कैसे? तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई इसकी कि इसका इस तारीख को बिल देता है, इस तारीख को रिसिप्ट हुई है, 15 अक्टूबर को रिसिप्ट, 30 सितंबर को बिल था, 15 अक्टूबर को रिसिप्ट आई है। तो नंबर ऑफ डेज 15 दिन में आ रहा है और ड्यू डेट से 30 दिन बाद। और अगर बिल की तारीख से ऐसे, ये रिसीवेबल रेशियो आ गया पास कि कितने दिन में कस्टमर मुझे पैसा देता है। ओके, सो दिस इज रिसीवेबल रेशियो। नेक्स्ट आते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो, पैसा कहां से आया और कहां गया। तो पैसा नॉर्मली आपको डेटर से आता है जिनको हमने माल बेचा है, जरूरत पड़े तो पैसा लोन लेते हैं, और जरूरत पड़े तो पैसा हमने खुद ने कंपनी में डाला, वो कैपिटल से आया। और पैसा जाता है क्रेडिटर्स को जिनसे हमने माल खरीदा था, पैसा जाता है एक्सपेंसेस में ऑफिस के, कभी कभी एसेट लिया, कभी कभी कुछ इन्वेस्टमेंट, और कुछ पैसा हमने विड्रॉ करा। तो वो सब के लिए डिस्प्ले, और यहाँ पे कैश फ्लो। कैश फ्लो जिस पीरियड का आपको चाहिए, तो मैंने अप्रैल करा। यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड टैली के हिसाब से। टैली में से अगर डेट नहीं देते हैं, स्पेस बार से हटा दीजिए, तो ये फर्स्ट डेट से लास्ट डेट,
नॉर्मली हमने देखा आप लिखते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो कुछ नहीं करिए, स्पेस स्पेस दे दीजिए, पूरा आ गया और डिटेल। तो यहाँ पे ओनर से 2,70,000 रुपए है, एचडीएफसी से 9 लाख का लोन लिया है, डेटर से इतना पैसा आया है, इतना इनडायरेक्ट इनकम है, इतना कैपिटल अकाउंट तो मैंने विड्रॉ करा है, इतना क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, इतने का इन्वेस्टमेंट करा है, इतना फिक्स एसेट है, इतना ऑफिस के खर्चे में, तो मेरा कैश फ्लो बढ़ गया। करेक्ट। यहाँ पे हम डेटर से पैसा रिसीव करते हैं, तो देखिए मेरे कैश फ्लो में डेटर से भी पैसा कलेक्शन बढ़ जाएगा। एक एंट्री केवल करते हैं, वाउचर एंट्रीज, रिसिप्ट, डेटर्स 5,000 रुपए, वापस से डिस्प्ले, कैश फ्लो, डिटेल। देखिए मेरा बैंक में 5,000 रुपए बढ़ गए, डेटर्स कलेक्शन। अब आते हैं टैली में कॉन्ट्रा क्यों लिखा जाता है, वेरी क्रूशियल। आप अगर बैंक में 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पेमेंट कर दीजिए, कि बैंक में मतलब कैश में से 10,000 कम हो गए, बैंक में चले गए, या उसको रिसिप्ट बता दीजिए कि बैंक में 10,000 रुपए अगर कैश में से कम हो गए। लेकिन अगर मैं इसको रिसिप्ट पेमेंट करता हूँ तो मेरे यहाँ पे कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। इसे टैली में कभी भी आप कॉन्ट्रा के थ्रू एंट्री करेंगे, बैंक डिपॉजिट या बैंक से कैश विड्रॉल की, तो वो कॉन्ट्रा में नहीं आएगा। दिस इज एडवांटेज ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री इन टैली। इससे नहीं कि डबल एंट्री होती है, डबल एंट्री तो सारी एंट्री होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए बैंक में कैश जमा करता हूँ तो मेरे कैश फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए टैली में कॉन्ट्रा के थ्रू हम कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल की एंट्री करते हैं। सो दिस इज नॉन एज ए कॉन्ट्रा। यहाँ पे हम करके देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 12,32,003 रुपए का टोटल है। देखिए अब मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री करता हूँ, बैंक में से कैश में पैसे ट्रांसफर 90,000 रुपए, डिस्प्ले, कैश फ्लो, वो टोटल वही है। सो whenever you make a contra through cash, तो कभी भी कैश में फर्क नहीं आएगा। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ मेकिंग एंट्री थ्रू कैश कॉन्ट्रा। ओके, तो हमने पेमेंट परफॉर्मेंस देखा, डेटर्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखा, कैश फ्लो देखा। नाउ सिमिलरली आप अदर लेजर्स पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे पहले बताता हूं मैं आपको। स्टेटमेंट, इंटरेस्ट, रिसीवेबल, मैंने कुछ फिक्स इन्वेस्टमेंट पे कर रखा है। देखिए यहाँ पे एनएससी था, एनएससी पे मुझे इंटरेस्ट कितना हो रहा है मुझे यहाँ पे मिल गया। इसके लिए क्या करा, जब पे एनएससी का लेजर बनाया तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कर दिया। अब मान लीजिए मेरे पास 3 एनएससी है, तो क्या होता है कि आप एनएससी नहीं समझते, आप उस कस से बात करते हो कि सर मेरा एफडीआर नंबर 21918161 के पैसे बाकी है। तो टैली में यही फर्क होता है रेफरेंस का और वाउचर नंबर का, आप समझ लीजिएगा। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि टैली में जब बिल बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे सेल करा, सेल्स किया, तो ये नंबर 8 है, तो रेफरेंस 90% केस में 8 ही होता है। लेकिन कभी रेफरेंस को वाउचर नंबर से फर्क करना पड़ता है। कैसे, कि मैंने यहाँ पे एनएससी का डिपॉजिट कराया, अब मेरा वाउचर नंबर तो 12 है, तो एनएससी वाला 12 से थोड़ी समझेगा, मुझे तो मेरे सर्टिफिकेट जो नंबर है उससे मतलब है। तो 50,000 रुपीज मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे मैंने मेरा सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया। और ड्यू डेट कैसे भी लिख दीजिए, मान लीजिए 5 साल है तो 5 इयर्स कर दिया मैंने। मैं यहाँ पे 60 मंथ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 10 वीक्स भी कर सकता हूँ। तो मैंने 5 साल लिख दिया, तो यहाँ पे 5 इयर्स के आगे देखिए 28 इतना था मेरा इंटरेस्ट, एफडीआर नंबर, सिक्योरिटी नंबर या इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट नंबर, आप जो बोले। अब डिस्प्ले में गया, स्टेटमेंट में गया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, रिसीवेबल, ग्रुप, इन्वेस्टमेंट, तो ये मेरी चीजें पेंडिंग है। अब यहाँ पे डिटेल करूंगा तो मुझे दोनों सर्टिफिकेट के नंबर दिखा देगा वो, कि दोनों सर्टिफिकेट और कब ड्यू हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अदर देन डेटर्स क्रेडिटर्स को भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। फाइन, आउटस्टैंडिंग में जाऊंगा तो भी मुझे मिल जाएगा कब कब पक रही हैं चीजें। तो आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल,
और इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो 4 मेरे ऐप पक रही है, किसान विकास, एनएससी, पीपीएफ, एनएससी। देखिए इनके रेफरेंस नंबर अलग अलग है इसलिए अलग अलग आ गई। और कब ड्यू हो रही है, ये ओवर ड्यू हो चुकी है क्योंकि 1 जनवरी से 31/12 इसकी ड्यू डेट थी। फाइन, सो दीज आर थिंग्स वी डिड। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे हाउ टू रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब टैक्स टैली में ऑडिट है, ट्रायल बैलेंस की स्टडी, ताकि अपने लास्ट ईयर की गलतीज अपने को फटाफट मिल जाए। टैली ऑडिट एंड कॉस्ट सेंटर्स, राइट सर? थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी, कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर लें। Okay, thank you. Any other information, you can contact to office or telephone numbers given or on my email. Thank you. Thanks to have giving some time with us.